नमस्कार दोस्तों। अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत का इतिहास में पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी कांग्रेस की अधिवेशन। तो मैं आपके 5 मिनट लूँगा जिसमें हम रिवीजन कर लेंगे कांग्रेस का। जैसे कांग्रेस जो था, कांग्रेस का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और इसकी स्थापना किसने की? तो एलन ऑक्टेवियन एओ ह्यूम क्या बोलेंगे, एओ ह्यूम ने की थी। और कब की थी? तो दिसंबर 1885 को। कब की थी? दिसंबर 1885 को। भारतीय राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन कहाँ होना था? पहला पुणे में होना था। लेकिन पुणे में क्या होता है, हैजा फैल जाता है। तो फिर पहला जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। और पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक। तो पहला अधिवेशन कहाँ हो गया? मुंबई में हो गया। और इसके महासचिव कौन कौन थे? तो एओ ह्यूम थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी भी ये अध्यक्ष नहीं बने। कौन? एओ ह्यूम। अब पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। अगर पूछता है सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और अगर पूछता है अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले थे। कौन थे? जॉर्ज यूले थे। और हाँ, एक चीज़ और है, दादा भाई नौरोजी और आपको याद रखना जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने 3-3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। तो दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता की थी, जो आपका दूसरा अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन 1893 की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और कलकत्ता अधिवेशन 1906 की। तो 1886 में अध्यक्षता की थी, 1893 में की थी और 1906 में किसने? दादा भाई नौरोजी ने। जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 बार की थी। लाहौर अधिवेशन 1929 की थी, जिसमें पूरे स्वराज्य की मांग की गई थी, है ना, और रावी नदी के तट पर। और फिर तभी हमने स्वीकार किया था कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। जवाहरलाल नेहरू ने 3 अधिवेशन किए थे, जिसमें लाहौर अधिवेशन 1929, लखनऊ अधिवेशन 1936 और फैजपुर अधिवेशन 1937 है। क्या है? फैजपुर अधिवेशन 1937। ठीक है, फैजपुर अधिवेशन ऐसा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। अच्छा, एओ ह्यूम का जीवनकार कौन है? जीवनीकार? तो विलियम बैडरबर्न है। कौन है? विलियम बैडरबर्न। महात्मा गांधी ने एक मात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो था बेलगाम अधिवेशन 1924। कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक में। बेलगाम अधिवेशन 1924। महिला में पूछेगा महिला कौन थी पहली? तो एनी बेसेंट थी पहली महिला अध्यक्ष। एनी बेसेंट पहली कब बनी थी? 1917 में। अगर पूछता है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो कौन थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। कब बनी थी? 1925 में। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? गरम दल नरम दल में क्या हो गया था? अलग हो गए थे ये। ठीक है, गरम दल नरम दल कब हुए थे अलग? 1907 में हुए थे। सूरत अधिवेशन था। और कब इनका समझौता हुआ? वो लखनऊ समझौता में ये सब एक हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था लखनऊ समझौता। कब हुआ? 1916 में। अब आपको याद रखना है कि त्रिपुरी अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन है? त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जबलपुर में। कहाँ हुआ था? जबलपुर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1938 और 1939 दोनों की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो 1938 वाला जो था वो हुआ था जबलपुर में। वो हुआ था आपका हरिपुरा में। हरिपुरा कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, 1938 वाला हुआ था हरिपुरा में, गुजरात में है। उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फिर दोबारा से त्रिपुरी अधिवेशन हुआ 1939 में। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। इसमें इनके सामने खड़े थे पट्टामी सीतारमैया। तो इन्हें सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले और पट्टामी सीतारमैया को 1377 वोट मिले। तो पट्टामी सीतारमैया हार गए इनसे। ठीक, तो गांधी जी से इनका विवाद हो गया था। किनका? सुभाष चंद्र बोस का। तो उन्होंने कहा कि गांधी जी ने पट्टामी सीतारमैया की हार मेरी हार है। तो फिर विवाद के चलते सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। और 1939 में अध्यक्ष कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन तो बदरुद्दीन तैयब जी, KT तेलंग और फिरोज शाह मेहता ने की थी। कब? 1885 में।
तैयब, तेलंग और मेहता को बम्बई की त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। क्या? बम्बई की त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। ठीक। अब 1920 के दो अधिवेशन याद रखने। कलकत्ता अधिवेशन था, विशेष अधिवेशन था। दो अधिवेशन हुए थे 1920 में। कलकत्ता अधिवेशन 1920, इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। एक हुआ था नागपुर अधिवेशन 1920, जिसकी अध्यक्षता श्री विजय राघव पेरियार ने की थी। ये आपका कांग्रेस का रिवीजन हो गया। अब हम शुरू करेंगे कांग्रेस में गरम दल और नरम दल, इनकी क्या भूमिका है, कैसे क्या हुआ था। ठीक है, गरम दल में कौन कौन आते थे, नरम दल में कौन आते थे। और गरम दल टॉपिक तो बहुत छोटा सा है, उसी के बारे में देखेंगे। किसने क्या कथन कहे हैं कांग्रेस के बारे में। किसी ने बैगिंग इंस्टीट्यूट कहा है, किसी ने भीख मांगने वाली संस्था कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था। 1898 के इटली अबिसीनिया युद्ध ने, चीन के बक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। तो इन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित किया था। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी और चौथा भी। ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चलो विकल्प में देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, आईएएस में आया, तो आईएएस वाले तो आईएएस की लेवल के ही होते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी। दो दल थे, नरम दल और गरम दल। अब इसकी जो आंदोलन की पद्धति क्या थी, असहयोग वाली थी, राजा वामबद्ध आंदोलन था, अनुकूलन प्रविघटन था, और या अविधेयक था। तो कैसा था, राजा वामबद्ध आंदोलन था। कैसा था, राजा वामबद्ध आंदोलन। ठीक है, आंदोलन की पद्धति थी। दो का हो जाएगा बी, दो का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, गरम दल और नरम दल दो दल थे। गरम में कौन कौन आते थे, तो लाल, बाल, पाल और घोष। लाल, ये याद रखना है आपको, बहुत पूछा जाता है। लाल, बाल, पाल, ये चार लोग याद रखने हैं बस। ठीक है, ये गरम दल के, बाकी अगर कुछ भी आता है वो नरम दल का ही होगा। ठीक है, तो लाल से क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल, और घोष से अरविंद घोष। ठीक है, चारों नाम याद रखने, लाल, बाल, पाल, घोष। व्याख्या देखेंगे, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति क्या थी, राज वामबद्ध आंदोलन पद्धति थी। ठीक है, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता को उत्पन्न करना। ये इसका क्या था, उद्देश्य था। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग थी इनकी, कि भारतीय लोगों को भी अंग्रेज प्रशासन व्यवस्था में शामिल करें। ठीक है, दूसरा राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना था। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो नरम दल गरम दल का उद्भव कैसे हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अगर आपको इनकी जानकारी होगी, ये कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब की घटना, 1942 की। असहयोग आंदोलन कब की है, 1920 की, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, और ये हो जाएगा आपका 1930 में। ठीक है, तो और जी नरम दल और गरम दल का उद्भव कब हुआ था, 1907 में हुआ था। किस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। सूरत अधिवेशन 1907 में गरम दल और नरम दल का क्या हुआ, उद्भव हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन घटना कब की है, 1906 की है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों से, या पंजाब से। तो कहाँ से थे, अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से थे। कौन थे, शहरी क्षेत्रों से थे। ये क्लास जो है आपकी, वो स्टेट पीसीएस कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, या राजस्थान हो। ठीक है, ये सभी क्लास, ये जो क्लास है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं, कुछ नहीं होगा यहाँ से। यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए यहाँ से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये है स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो वनडे एग्ज़ाम की, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी क्लास है। ठीक है, तो इस क्लास को अच्छे से पढ़ो और देखो, और जो चीज़ें ना समझ में आए उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो।
व्याख्या देखेंगे। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेशा वाचा, व्योमेश बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। ठीक है, जैसे मैंने उसमें बताया था गरम दल में कौन कौन थे, लाल बाल पाल घोष। वैसे नरम दल में आपको इनके नाम याद रखने हैं एक बार कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनेशा वाचा, व्योमेश बनर्जी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये नरम दल के नेता थे। किसके थे? नरम दल के नेता थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे। कहाँ से आते थे? और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? भारत को क्या देने पे? स्वशासन पे बल किसने दिया था? एस.एन. बनर्जी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता या दादा भाई नौरोजी? इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और 1904 दादा भाई नौरोजी स्वशासन। ठीक, दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग की और वर्ष 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। वर्ष 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ये भी याद रखना है। अगर कोई प्रश्न आता है कांग्रेस का अधिवेशन तो आपको अध्यक्ष जरूर याद होनी चाहिए। जैसे ये आ गया 1905 में कांग्रेस का बनारस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। के अपने संदेश में स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही थी। वर्ष 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग रखी थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। 1906 कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ है कलकत्ता में 1906 में, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। निम्न में उग्रपंथी नहीं था। उग्रपंथी या गरम दल ये एक ही बात है। ठीक है, उग्रपंथी कौन थे? मैंने बताया था कौन कौन थे उग्रपंथी। तिलक जी थे, ऊधम सिंह थे, मदन लाल भी थे। ठीक है, लेकिन ये नहीं थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, मदन लाल ढींगरा ने भी ब्रिटिश में जाके इंग्लैंड को गोली मारी थी, इंग्लैंड में जाके। ठीक है, ऊधम सिंह ने भी जनरल डायर को गोली मारी थी। तो ये सब कैसे थे? ये उग्रवादी उग्रपंथ के थे। किसके थे? गरम दल के थे ये। ठीक, तो इनके भी नाम याद रखने हैं। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबद्ध थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी ये किससे थे? नरम दल से थे। किससे थे? नरम दल से। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में नहीं थे? तो मैंने बताया लाल से हो जाएगा लाल। ठीक है, बाल है नहीं इसमें, लाल बाल पाल और तिलक। बाल गंगाधर तिलक है ना, तो बाल ये हो जाएंगे लाल बाल तो ये तो सब क्या है? उग्र। और इनमें से कौन से नहीं है उग्र? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये कैसे? नरम दल के हैं। ये किसके हैं? नरम दल के। तो 7 का उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे? विपिन चंद्र पाल गरम दल के थे। ठीक है, लाल बाल पाल कर लो फिर से, लाल बाल गंगाधर तिलक, ये बाल हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, ये तीनों किसके हो गए? उग्रवादी के। और जिसमें पूछ रहा है नहीं थे, उग्रवादी कौन नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको याद रखना है गोपाल कृष्ण गोखले किससे थे? नरम दल से थे। ठीक है, किससे थे? नरम दल से। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? लाला हरदयाल ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने और सरदार भगत सिंह ने। तो किसने आरोप लगाया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे कि ये प्रार्थना, याचना, विरोध की राजनीति कर रही है? आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। और 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? बी। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे। वो कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष थे। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगें मनवाने में विश्वास नहीं था।
ये चाह रहे थे कि एकदम से हो जाए, ठीक है। धर्म दल वाले चाह रहे थे कि सब चीज़ किससे हो, कानून से हो, संयमता के साथ हो, धैर्य के साथ हो, ठीक। ये चाह रहे थे कि नहीं, सब एकदम से हो जाए। तो उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगें मनवाने में विश्वास नहीं था। वो सोच रहे थे हम मांगते रहेंगे और बे हाँ हाँ करते रहेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं, ठीक है, अंग्रेज़ों से। इसलिए वो बड़े परेशान थे। तो तिलक जी ने इसीलिए कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। किसने? तिलक जी ने। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो किसने लगाया था? बीजी तिलक, एम ए जिन्ना और एस सी बोस ने, एनी बेसेंट ने। तो किसने लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। अरविंद घोष के नेतृत्व में, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में या महात्मा गांधी के? तो कांग्रेस की जो प्रार्थना और याचना की नीति थी वो किसके नेतृत्व में समाप्त हुई? बाल गंगाधर तिलक के में। और 11 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 11 का? बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? बेगिंग इंस्टीट्यूट। किसने कहा था? BC पाल ने, विपिन चंद्र पाल ने, तिलक ने, अरविंद घोष ने या इनमें से कोई नहीं? तो तिलक जी ने कहा था। किसने? तिलक जी ने कांग्रेस को क्या कहा था? भीख मांगने वाली संस्था, बेगिंग इंस्टीट्यूट, ठीक। किसने कहा था? तिलक जी ने। व्याख्या देखेंगे। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की। इनमें से एक, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था या बेगिंग इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। कब आया था? 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद या 1919 के बाद? तो ये आ गया था 1906 के बाद में, ठीक है। और विभाजन 1907 में तो हो ही गया था, सूरत में विघटन। वर्ष, व्याख्या देखेंगे। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष थे, ठीक है। तो बाल पाल घोष, इन नेताओं ने स्वराज्य का अपना लक्ष्य बनाया। तिलक जी का नारा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसका नारा है ये? तिलक जी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या SN बनर्जी? तो गरम दल से कौन थे? घोष थे। लाल बाल पाल घोष, ऐसे याद रखो, लाल बाल पाल घोष। अगला है, निम्न में से कौन उग्रवादी था? फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो लाल बाल पाल, पाल ये मिल गए। पाल क्या हैं? उग्रवादी हैं। कैसे हैं? उग्रवादी हैं। 15 का हो जाएगा सी। 15 का क्या होगा? सी। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता? मतलब कैसे हैं वो? गरम दल के हैं। तो कौन हैं वो? वो हैं बाल, ठीक है। तो 16 का क्या हो जाएगा? ए। लाल बाल पाल घोष, ये कैसे हैं? गरम दल के हैं। और दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और MG रानाडे, ये सब कैसे हैं? नरम दल के नेता हैं। कैसे हैं ये? सुरेंद्रनाथ सेन किसके हैं? नरम दल के नेता हैं, ठीक। अगर आपने वो चारों नाम याद कर लिए तब भी आप नरम दल, गरम दल से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा कर ले जाओगे, ठीक है। और उसकी ट्रिक मैंने बताई दी है आपको, लाल बाल पाल घोष याद रखना है, ठीक है। अब शेर-ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर हैं? राजगुरु, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, उधम सिंह। 17 का हो जाएगा सी। लाला लाजपत राय किस नाम से प्रसिद्ध हैं? शेर-ए पंजाब से। लाला लाजपत राय ने शेर-ए पंजाब के नाम से, लाला लाजपत राय शेर-ए पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी, ठीक है। शेर-ए पंजाब या और पंजाब केसरी इन्हीं के उपनाम है। किनके? लाला लाजपत राय के। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? उदारवादियों से कौन नहीं जुड़े थे? तो लाल बाल पाल, तो लाला लाजपत राय उदारवादियों से नहीं जुड़े थे। 18 का उत्तर हो जाएगा डी। 18 का क्या हो जाएगा? डी। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? किसे माना था? गैरीबॉल्डी को, विवेकानंद जी को, दादा भाई नौरोजी को या मैजिनी को? तो लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? मैजिनी को, ठीक है। किसे माना था? मैजिनी को। आप उसमें बताओगे कमेंट बॉक्स में कि गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? गांधी जी ने राजनीतिक गुरु अपना किसे माना है?
लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। बाद में उन्होंने मैजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज़ ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया था। किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। ठीक, तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। और लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु कौन है? मैजनी है। कौन है? मैजनी। उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। अब मैजनी की बात आ गई तो आपको वैसे ही नहीं आता होगा, फिर भी तुक्का मारोगे तो क्या तुक्का मारोगे बताओ? मैजनी कौन है? लाला लाजपत राय के गुरु हैं, तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। इनने इन सब की क्या पढ़ी है? जीवनी पढ़ी है। और उसके बाद में ये अमेरिका में भी रहे थे और केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। कौन? लाला लाजपत राय। निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? तो कौन मध्यम मार्गी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम या मदन मोहन मालवीय। तो कौन नहीं था? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये कैसे थे? गरम दल के थे, मध्यम मार्गी नहीं थे। निम्नलिखित नेताओं में कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी या सुभाष चंद्र बोस। तो स्वदेशी के कौन समर्थक थे? अरविंद घोष थे। तो 22 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 22 का उत्तर क्या होगा? ए। व्याख्या देखेंगे। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र तथा बिपिन चंद्र पाल बंगाल में थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय अशांति के जनक के रूप में किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को। किन्हें? लोकमान्य तिलक को। 23 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें क्या तिलक को क्या कहा है? भारतीय अशांति का जनक कहा है। किसने? वैलेंटाइन सिरोल ने। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे। उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई थी। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन सिरोल है ये। ठीक है, इसने इन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक ने सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। यद्यपि ये मुकदमा हार गए, किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ। ठीक है, तो कौन है? वैलेंटाइन सिरोल है, जिसने क्या कहा है? तिलक को अशांति का जन्मदाता या अशांति फैलाने वाला आदमी। ठीक है, अगला है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 24 का क्या होगा? सी। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो किसने कहा था? लुई फिशर, बी सिरोल, बेब मिलर, लॉर्ड रीडिंग। तिलक भारतीय शांति के जनक हैं, बी सिरोल ने कहा है। 25 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 25 का क्या होगा? ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को। बीजी तिलक को क्या कहा गया है? तिलक को क्या कहा गया है? भारतीय शांति का जनक। और किसने कहा है? वैलेंटाइन सिरोल ने। वैलेंटाइन सिरोल ने। अगला है 27, बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तो बीजी तिलक जब सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और किसने कहा था? तो ये कहा था मैक्समूलन ने। मैक्समूलन ने कहा था बीजी तिलक के लिए कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। 27 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? मैक्समूलर। क्या हो जाएगा? मैक्समूलर। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते हैं। जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। और उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे तब। तो इसका उत्तर ई हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए व्याख्या देख। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक, नेशनल हीरो के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई? 1908 में किसे दी गई थी? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। 29 का हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। 29 का उत्तर क्या होगा? बी।
व्याख्या देखेंगे। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर कितने वर्ष का कारावास दिया था? 6 वर्ष का कारावास। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का कारावास की सज़ा देकर मांडले जेल बर्मा भेज दिया। कौन सी जेल में? जेल भी पूछ लेता है तो मांडले जेल बर्मा भेज दिया था। ठीक है, कब? 1908 में। कौन सी पत्रिका के चक्कर में? केसरी। केसरी किस भाषा में थी? मराठा में थी। और एक पत्रिका यानी कि मराठा थी। 2 पत्रिकाएँ थी, केसरी और मराठा। केसरी मराठी भाषा में थी और मराठा अंग्रेजी भाषा में थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी कितने वर्ष की? तो 6 वर्ष की। अभी देखा है व्याख्या में। 30 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 30 का क्या होगा? बी। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? मुसलमान जो थे भारतीय, वो उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका मुख्य कारण क्या था? उन पर सर सैयद अहमद खान का प्रभाव था, उग्रवादी नेताओं को मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, या उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति थी, इसलिए भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए थे। 32 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। व्याख्या देखेंगे। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित हुए नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। इस चक्कर में क्या हुआ, जो भारतीय मुसलमान थे वो इस आंदोलन से क्या रहे? तटस्थ रहे, अलग रहे, दूर रहे। अगला है, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। तो ए तो गलत हो जाएगा भाई, सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, और बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उत्तर में क्या है। ए गलत है परंतु आर सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। व्याख्या देखेंगे। प्रश्नगत कथन और कारण में ए गलत है किंतु आर सही है। तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे। कैसे थे? राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गौ हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव और गणपति पर्व, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1893 में क्या आया था? गणपति पर्व। और शिवाजी कब आया था? 1895 में। ठीक, आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। इस प्रकार उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में तो प्रयोग किया था, परंतु इसका उद्देश्य सांप्रदायिकतावादी नहीं था बल्कि जन जागरण था। कैसा था? जन जागरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो बीजी तिलक ने किया था। 34 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने 2 पर्व थे, शिवाजी उत्सव और श्री गणेश गणपति पर्व। 35 है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? रामदास, शिवाजी, महादेव गोविंद रानडे, बाल गंगाधर तिलक। तो कौन है उसके? बाल गंगाधर तिलक है। ठीक है, कौन सा उत्सव है? गणपति उत्सव है एक, और दूसरा है शिवाजी उत्सव। क्या है? शिवाजी। तो गणपति पहले आया था, शिवाजी बाद में। 1893 गणपति है, 1895 शिवाजी है। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ऐसे प्रश्न तो पूछे ही इक्का दुक्का आ जाते हैं, लेकिन इन प्रश्नों का कोई वो नहीं है, तोड़ नहीं है, मतलब कि ये कहाँ मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, ये तो यही है कि रिपीटेड पढ़ लिया है, फंस जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो जयराम की। ठीक है, तो महात्मा गांधी के साथ किसने, अब इतना तो कौन पढ़ेगा कि बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? किसने उठाई थी? शौकत अली ने, मोहम्मद अली ने, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, या M.A. अंसारी ने? तो किसने उठाई थी? शौकत अली ने। 36 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 36 का क्या होगा? ए। व्याख्या देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। किसने शोक गीत पढ़ा था? मौलाना हसरत मोहानी ने। ठीक, तो एक बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। एक प्रश्न इनसे ये पूछा जाता है कि दिया रहेगा असहयोग आंदोलन में किसने भाग नहीं लिया था? तब आपका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि जब इनका ये असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तब इनकी मृत्यु हो गई थी। जब मृत्यु हो गई तो भाग कैसे लेंगे? तो ये इसका जो उत्तर होता है वो बाल गंगाधर तिलक होता है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है,
तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त हो रही है। तो ये जो गरम दल नरम दल है, ये क्लास आज यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और गरम दल नरम दल आप बढ़िया से पढ़ोगे, इसे लिखोगे कि ट्रिक क्या रहती है गरम दल की, ठीक है। कहाँ कौन सा मतलब तिलक जी ने कौन कौन से कथन कहे हैं, किसके बारे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, ठीक है। अधिवेशन भी मैंने आपको बता दिए, करा दिए। अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संस्था है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आधुनिक भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसे भी बढ़िया से उस वीडियो को देख लो, आप रिवीजन कर लो। बहुत कम समय में और बहुत ज़्यादा प्रश्न हल हो रहे हैं आपकी हर एक क्लास में, ठीक है। तो कल की क्लास में देखेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ये क्लास प्रत्येक स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप बेझिझक होकर इसे देख सकते हो, रिवीजन करो बढ़िया से, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न फंसेंगे 100%, ठीक। तो चलो ख़त्म करते हैं इस क्लास को। अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।